कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक जगह से। ये है ज़ियानू महाद्वीप का सेंट युआन डेमन संप्रदाय। रात का समय है और आसमान में एक डरावना खूनी लाल रंग का चांद चमक रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। सीन बदलता है और हम एक अंधेरे कमरे के अंदर आते हैं जहां माहौल एकदम खौफनाक है। हर तरफ खोपड़ियां लटकी हुई हैं। यहां हमारा बेचारा हीरो बुरी तरह फंसा हुआ है और चिल्ला रहा है, सीनियर सिस्टर, मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वहां एंट्री होती है उस सीनियर सिस्टर की। यार, ये दिखने में तो गजब की खूबसूरत है, लेकिन इसकी हंसी बता रही है कि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बड़े ही प्यार से उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अरे पतिदेव, आज तो तुम्हारी शादी का बड़ा दिन है। क्या तुम्हारा दिल इतना पत्थर का है कि तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को इस खाली कमरे में अकेला छोड़ दोगे? हमारा हीरो, जिसका नाम झाओ मू है, वो रस्सी से बंधा हुआ है और पसीने से तरबतर है। वो मन ही मन सोचता है कि भले ही ये सुनने में अजीब लगे, पर मैं सच में एक ट्रांसमिग्रेटर हूं, यानी मैं किसी दूसरी दुनिया से यहां आया हूं। वो सामने देखता है जहां वो औरत अपने अजीब शौक पूरे करने के लिए अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम और कपड़े देख रही है। हीरो सोचता है कि ये औरत जो अलग अलग रोल प्ले करके अपनी हवस मिटा रही है, ये पक्का मेरी पत्नी तो नहीं हो सकती। और फिर कहानी अचानक 1 साल पीछे चली जाती है। हीरो बताता है कि 1 साल पहले वो इस दुनिया के एक बहुत अमीर और रईस खानदान के लड़के के शरीर में आया था। उसकी किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि राजवंश की एक राजकुमारी के साथ उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। वो घोड़े पर बैठकर अपनी शानदार जिंदगी के सपने देख रहा था कि अब तो लाइफ सेट है। वो बस अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने ही वाला था कि तभी सेंट युआन डेमन संप्रदाय के गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया। आप देख सकते हैं कैसे वो लोग उसे एक बोरे में भरकर उठा ले गए और उसकी जिंदगी वहीं से पलट गई। हीरो आगे बताता है कि उस वक्त उसे लगा था कि कैदी बनना ही सबसे बुरी बात है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली बुरा सपना तो अब शुरू होने वाला था। पता चला कि हीरो का शरीर खास प्योर यांग वाला है, जो उन लड़कियों के लिए ताकत बढ़ाने का सबसे बेहतरीन जरिया है जो नाइनियन मिस्टिक आर्ट सीख रही हैं। अब हम वापस आज के समय में आते हैं। बेचारे हीरो की हालत खराब है। वो जमीन पर बैठा है, उसके पूरे शरीर पर लिपस्टिक के निशान हैं और गले में पट्टा बंधा है। वो दुखी होकर कहता है कि यहां किसी को एक मामूली चेले की जान की परवाह नहीं है। वो तो बस इन लोगों के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का एक खिलौना बनकर रह गया है। अब सीन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। भले ही हीरो के शरीर में ढेर सारी प्योर यांग एनर्जी भरी है, लेकिन लगातार इस्तेमाल होने की वजह से वो अब मौत की कगार पर पहुंच चुका है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है। उसकी जान निकल रही है, लेकिन वो सीनियर सिस्टर अभी भी उसे ताने मार रही है। वो बेशर्मी से पूछती है, अरे पतिदेव, तुम अभी तक मूड में क्यों नहीं आए? हीरो को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। वो तड़पते हुए चिल्लाता है, मुझे अभी नहीं मरना है। वो जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उस डायन को जरा भी दया नहीं आती। वो उसका जबड़ा पकड़ती है और बड़े घमंड से कहती है, मेरे हाथों मरना तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए छोटे भाई। उसकी आंखों में खून सवार है। इसके बाद वो एक खास गोली निकालती है जिसे सॉलिडिफाइंग यांग पिल कहते हैं। उसका मकसद साफ है, वो हीरो के शरीर से बची कुची ताकत भी निचोड़ लेना चाहती है। वो कहती है कि उसकी नाइनियन मिस्टिक आर्ट बस पूरी होने ही वाली है, इसलिए हीरो को अपनी एनर्जी देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो जबरदस्ती वो गोली हीरो के मुंह में ठूस देती है। बेचारा हीरो, जिसका दम घुट रहा है, वो मन ही मन सोचता है, मैंने तो अभी तक ये दुनिया ठीक से देखी भी नहीं है। क्या मैं सच में इस चालाक लोमड़ी के हाथों अपनी सारी शक्ति गंवाकर ऐसे ही मर जाऊंगा? लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त पल आता है। हम देखते हैं कि हीरो बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है। उसका हाथ खून से सना है, लेकिन उसका इरादा पक्का हो चुका है। वो खुद से वादा करता है, मैं अपनी किस्मत के आगे हार नहीं मानूंगा। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। और दोस्तों, जैसे ही उसने हार मानने से इनकार किया, तभी वहां एक चमत्कार होता है। उसके सामने हवा में एक नीले रंग की स्क्रीन खुल जाती है। ये रिटर्न सिस्टम है जो उसकी जीने की आग देखकर जाग उठा है। सिस्टम कहता है कि होस्ट के अंदर जीने की इच्छा बहुत मजबूत है, इसलिए ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। वो कहता है कि होस्ट, जल्दी से इस सिस्टम स्फीयर को स्वीकार करो। हीरो हैरानी से उस चमकती हुई चीज को देखता है और सोचता है, सिस्टम स्फीयर। अब वो अपने हाथ उस रोशनी की तरफ बढ़ाता है। उसकी आंखों में वो पिछले 1 साल का दर्द और इंतजार साफ दिख रहा है। वो सोचता है, 1 साल, पूरा 1 साल नरक में बिताने के बाद ये मौका मिला है। तभी सिस्टम उसे अपना नियम समझाता है कि ये सिस्टम उनके लिए है जो देना जानते हैं। अगर होस्ट कुछ भी किसी को देगा तो बदले में उसे रिटर्न मिलेगा और वो इनाम 10,000 गुना तक हो सकता है। हीरो बिना एक पल गंवाए उस मौके को लपक लेता है। वो उस स्फीयर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है और उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि जीत की चमक आ गई है।
वो जोश में सोचता है कि किस्मत पलटने का वक्त आखिरकार आ ही गया। सिस्टम कंफर्म करता है कि बाइंडिंग सफल हो गई है, और चूंकि सिस्टम आने में थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए माफी के तौर पर उसे एक खास ऑफर मिलता है। उसका पहला इनाम गारंटेड 10,000 फोल्ड यानी 10,000 गुना बड़ा मिलेगा। कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उस सीनियर सिस्टर को लगता है कि हीरो का विरोध बस दिखावा है। वो शरारती हंसी हंसते हुए कहती है, ही छोटे भाई, तुम्हारा मुंह भले ही ना कह रहा हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत ईमानदार है। उसे अभी भी लग रहा है कि वो जीत रही है। तभी झाओ मू का तेवर एकदम बदल जाता है। उसे पता है कि अब जीने का यही एक रास्ता है, देना और बदले में सिस्टम से इनाम पाना। वो मन ही मन उस औरत को कोसते हुए सोचता है, शापित डायन, मैंने इस संप्रदाय में एक नौकर की तरह जिंदा रहने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। वो जोश में आकर अपने कपड़े हटाता है और चिल्लाता है, मैं अभी तुम्हें संतुष्ट करता हूं सीनियर सिस्टर। उसका ये रौद्र रूप देखकर वो लड़की पहले तो हैरान रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, पतिदेव प्लीज आज मुझ पर बिल्कुल भी रहम मत करना। उसे अंदाजा भी नहीं है कि हीरो के दिमाग में क्या चल रहा है। अब हीरो पूरी ताकत झोंक देता है। वो सोचता है कि जब ऊपर वाले ने उसे एक मौका दिया ही है तो वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। वो उसे कसकर पकड़ता है और मन में ठान लेता है, मुझे अपनी किस्मत की डोर खुद अपने हाथों में लेनी होगी। उसकी आंखों में बदला और जुनून साफ दिखाई दे रहा है। उधर वो लड़की भी नशे में चूर होकर कहती है, पतिदेव आज की रात ये जगह सिर्फ तुम्हारी है। फिर वक्त गुजरता है और हम नजारा देखते हैं अगले दिन का। बाहर सूरज निकल आया है और पानी शांत है, लेकिन हमारे हीरो के अंदर तूफान गुजर चुका है। हम देखते हैं कि झाओ मू बिस्तर पर लेटा है और उसकी हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, गाल पिचक गए हैं और आंखें पथरा गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर चली उस जंग ने उसे पूरी तरह से निचोड़कर रख दिया है। सुबह हो चुकी है और वो सीनियर सिस्टर बड़े मजे से अंगड़ाई ले रही है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लिया हो। हमारा हीरो झाओ मू बिस्तर पर बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ा है, जैसे उसमें जान ही न बची हो। जाते जाते वो डायन उसे ताना मारना नहीं भूलती। वो बड़े नखरे से कहती है, हालांकि तुमने बहुत थोड़ी सी प्योर यांग शक्ति दी, लेकिन कल रात तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था। मतलब वो उसकी बेइज्जती करके जा रही है और उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करके खुश है। वो हंसते हुए धमकी देकर जाती है कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं फिर आऊंगी तुमसे मजे लेने। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, बिस्तर पर पड़े झाओ मू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो मरा नहीं है, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में लाल रंग के अलर्ट और नोटिफिकेशन चमकने लगते हैं। सिस्टम बताता है कि चूंकि उस 9 चार्म हेवनली फॉक्स यानी उस 9 दुम वाली लोमड़ी ने तुम्हारी शक्ति चूसी है, इसलिए रिटर्न सिस्टम ने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर कर दिया है और इनाम में उसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि मिलता है रेड यांग सेक्रेट बॉडी। अब तो जैसे करिश्मा ही हो गया। हीरो के शरीर से भयानक आग निकलने लगती है और वो हवा में उठने लगता है। उसका लेवल रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वो QE रिफाइनिंग के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है और पलक झपकते ही चौथे लेवल पर। ये पावर अप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने सीधा QE रिफाइनिंग के 10वें लेवल यानी ग्रेट सर्कल को पार कर लिया है। कहां वो मरने वाला था और कहां एक ही झटके में वो एक पावर हाउस बन गया है। अब हम देखते हैं उसका नया और खूंखार अवतार। उसका पूरा शरीर सोने की लकीरों से चमक रहा है और वो आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं और वो खुद अपनी इस बेहिसाब ताकत को महसूस करके हैरान है। वो अपनी हथेलियों को देखता है और सोचता है, क्या यही है एक सेक्रेट बॉडी की असली ताकत? अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। इतनी जबरदस्त ताकत पाने के बाद भी हमारा हीरो झाओ मू हवा में नहीं उड़ता। वो समझदारी दिखाता है और अपने कपड़े पहनते हुए सोचता है कि अभी दिखावा करने का वक्त नहीं है। वो जानता है कि ये सेंट युआन डेमन संप्रदाय खतरों से भरा हुआ है और यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर किसी को मेरी इस रेड यांग सेक्रेट बॉडी के राज के बारे में पता चल गया तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद पहले से भी ज्यादा भयानक। उसे डर है कि लोग उसे सिर्फ एक कल्टीवेशन फर्नेस यानी ऊर्जा की भट्टी बनाकर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसका हाल उससे भी बदतर करेंगे। अब वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। उसका मकसद साफ है, जब तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। वो संप्रदाय के गलियारों में चलते हुए सोचता है कि ताकत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पिरिट स्टोन्स। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सोचता है, मेरे पास अब ये खास शरीर है, तो अगर मैं उन सीनियर सिस्टर्स के लिए प्राइवेट जॉब्स करूं तो मैं ज्यादा कमाई कर सकता हूं, है ना?
मतलब वो वापस उसी रास्ते पर जाने का सोच रहा था जहां उसे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद को रोकता है, नहीं यार रुको, अब मैं एक ऐसा मर्द हूं जिसके पास सिस्टम है, मुझे अब कुछ बड़ा सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि उसके ख्यालों में वो सीनियर सिस्टर्स आ रही हैं, लेकिन वो अब उन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो हिसाब लगाता है कि वैसे भी इनमें से ज्यादातर सीनियर सिस्टर्स अमीर नहीं हैं। एक बार में 3 या 4 स्पिरिट स्टोन्स देना ही उनके लिए बड़ी बात मानी जाती है। इतनी कम कमाई से तो उसका काम नहीं बनने वाला। वो इधर उधर देखते हुए सोचता है कि क्या स्पिरिट स्टोन्स कमाने का कोई और तेज रास्ता नहीं है। तभी उसकी नजर एक दीवार के पीछे पड़ती है। वहां एक हरे रंग की आभा में लिपटा हुआ एक शख्स ध्यान लगा रहा है। ये है हेहुआ संप्रदाय का बाहरी शिष्य, जिसका नाम है वांगचान। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और वो पसीने से तरबतर है। हमारे हीरो के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार इस संप्रदाय में आया था तो इस वांगचान ने उसकी काफी देखभाल की थी। अब चूंकि हीरो का सिस्टम देने पर काम करता है तो वो सोचता है कि यही सही मौका है। वो कहता है अब वक्त आ गया है कि उसे कुछ वापस दिया जाए, यानी अब वो वांगचान की मदद करके अपने सिस्टम से मोटा मुनाफा कमाने वाला है। हमारे हीरो झाओ मू ने प्लान तो बना लिया है, अब बारी है एक्शन की। वो सोचता है कि पिछले 1 साल में उसने अपनी जरूरतों को मार मार कर जो 200 स्पिरिट स्टोन्स बचाए थे, अगर वो इन्हें आज दान कर दे तो रिटर्न में उसे बहुत सारे स्टोन्स मिलेंगे। यही सोचकर वो अपनी कमाई हुई वो थैली निकालता है और दीवार के पीछे से ही अपने दोस्त वांगचान की तरफ फेंक देता है। थैली सीधा जाकर वांगचान के सिर पर लगती है। धप। बेचारा वांगचान, जो ध्यान में मग्न था, वो चौंक जाता है और सोचता है कि ये क्या आ गिरा। अब हम देखते हैं कि वांगचान उस थैली को खोलता है और उसके अंदर चमकते हुए पत्थर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए कहता है, ये तो स्पिरिट स्टोन्स हैं। उसे यकीन ही नहीं होता। उसे गलतफहमी हो जाती है और वो खुश होकर सोचता है, अरे वाह, लगता है संप्रदाय के किसी बड़े उस्ताद ने मेरी कड़ी तपस्या देख ली है और खुश होकर मुझे ये मदद भेजी है। वो मन ही मन अपनी किस्मत पर इतरा रहा है। उसे खबर ही नहीं कि ये मेहरबानी उस उस्ताद की नहीं बल्कि हमारे हीरो की है। तभी उधर झाओ मू के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन बजता है। टिंग। सिस्टम बताता है कि आपने 200 स्पिरिट स्टोन्स का दान किया है, जिससे 500 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ है। और दोस्तों, इनाम की रकम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसे मिलते हैं पूरे 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। अब नजारा देखने लायक है। आसमान से बेशकीमती पत्थरों की बारिश हो रही है और हीरो उनके बीच खड़ा होकर अपनी अमीरी का जश्न मना रहा है। वो खुशी से पागल होकर कहता है, मैंने बस ऐसे ही 1 लाख स्टोन्स कमा लिए। यार, पैसा कमाना तो सच में बहुत आसान है। अब उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। वो उन चमकते हुए पत्थरों को देखकर सोचता है कि भले ही 1 लाख सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके बड़े सपनों के आगे ये कुछ भी नहीं है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि अगर उसने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर कर दिया होता तो सीधा 20 लाख स्पिरिट स्टोन्स मिलते। उसके दिल में बदले की आग अब और भी ज्यादा भड़क उठी है। वो कसम खाता है कि जिन लोगों ने भी उसका अपमान किया है, भविष्य में वो उनसे 10,000 गुना नहीं बल्कि 10 लाख गुना ज्यादा वसूली करेगा। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती सवाल आता है। वो सोचता है, वैसे अगर मैं सिस्टम से इनाम में मिले हुए इन पत्थरों को वापस किसी को दे दूं तो क्या मुझे फिर से रिटर्न मिलेगा? यानी वो सिस्टम में कोई कमी या बग ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बार बार अमीर बन सके। उधर बेचारे वांगचान की हालत देखने लायक है। आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है और वो हैरानी से चिल्ला रहा है, ये सब हो क्या रहा है? वो खुशी से पागल होकर सोचता है कि हे भगवान, आज वांगचान पर किस महान आत्मा या रईस की कृपा हो गई है जो उस पर धन की वर्षा कर रहा है। वो जोर से चिल्लाकर हवा में कहता है, सीनियर, आप चिंता मत करो, मैं अपनी कल्टीवेशन यानी साधना में दुगनी मेहनत करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। उसे लग रहा है कोई बड़ा बुजुर्ग उसकी मदद कर रहा है। उसे क्या पता कि ये सब उसके दोस्त का कमाल है। लेकिन दीवार के पीछे असली खेल चल रहा है। हम देखते हैं कि झाओ मू चुपचाप खड़ा होकर सिस्टम की स्क्रीन देख रहा है, लेकिन सिस्टम एकदम शांत है, कोई भी हलचल नहीं हुई। हीरो निराश होकर सोचता है, कोई रिएक्शन नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, मैं सिस्टम का गलत फायदा नहीं उठा सकता, यानी सिस्टम के दिए हुए माल को वापस देकर दोबारा रिटर्न नहीं मिलेगा। ये स्कीम यहां नहीं चलेगी। खैर, अपना प्रयोग करने के बाद हीरो वहां से आगे बढ़ता है। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जूनियर ब्रदर झाओ। हीरो पलटकर देखता है, सामने एक लड़की खड़ी है, हाथ में लंबी तलवार और चेहरे पर तीखे तेवर। ये है लू क्यूई। वो उसे घूर कर देखती है और बड़ी हैरानी से ताना मारते हुए कहती है, तुम अभी तक मरे नहीं?
हमारा हीरो झाओमू बड़े ही अदब से सामने खड़ी लड़की को झुककर सलाम करता है और कहता है, नमस्ते सीनियर सिस्टर लू। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लू क्यूई है, और ये भी उसी खतरनाक 9 मिस्टिक आर्ट की साधना करती है जिससे हीरो की जान को खतरा रहता है। हीरो को पुराना वक्त याद आता है। वो सोचता है कि जब वो नया नया इस संप्रदाय में आया था तो इसी लू क्यूई ने उसका काफी ख्याल रखा था, लेकिन उस चालाक लोमड़ी चू जियाओरन ने इसे धमकी दी, जिसके बाद इसने हीरो से मिलना जुलना बंद कर दिया था। यानी बेचारा हीरो दो पावरफुल औरतों की लड़ाई के बीच में फंसा हुआ है। अब वापस वर्तमान में आते हैं। लू क्यूई डैश हीरो को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखती है और उसे हीरो के अंदर आए बदलाव का तुरंत पता चल जाता है। वो शक करते हुए पूछती है, तुम्हारी साधना हाल ही में काफी बढ़ गई है और तुम्हारा प्योर यांग शरीर भी पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। क्या तुम्हें उस लोमड़ी चू जियाओरन से कोई खास फायदा मिला है? हीरो बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है, अरे नहीं सीनियर सिस्टर, आप तो बस मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं। ये तो बस मेरी किस्मत थी। लेकिन लू क्यूई सुनने के मूड में नहीं है। वो झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और कड़े शब्दों में कहती है, बकवास बंद करो। वो अपना असली मकसद बताती है। सुनो, वो चू जियाओरन अगले कुछ दिनों के लिए बंद कमरे में साधना करने जा रही है, तो जब तक वो बाहर है तुम मेरी साधना में मेरी मदद करोगे। मतलब हीरो की मुसीबत खत्म नहीं हुई, बस मालकिन बदल गई है। अगले ही पल हम देखते हैं एक जबरदस्त एक्शन सीन। लू क्यूई डैश अपनी विशाल उड़न तलवार निकालती है और हीरो को हुक्म देती है, चढ़ जाओ इस पर। हीरो के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं है। वो तलवार हवा में सर्राटे से उड़ चलती है। रफ्तार इतनी तेज है कि हीरो घबरा जाता है और संतुलन बनाने के लिए अनजाने में लू क्यूई को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है, अरे सीनियर सिस्टर थोड़ा धीरे चलाओ। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी खतरनाक सवारी कर रहा है। हवा में बातें करते हुए लू क्यूई फिर से वही सवाल उठाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी आभा एकदम बदल गई है। सच बताओ, क्या उस लोमड़ी ने तुम्हें कुछ दिया? हीरो बेचारा आह भरते हुए झूठ बोलता है, सीनियर सिस्टर वो तो मुझसे सिर्फ लेना जानती है, वो मुझे भला क्या देगी? इस पर लू क्यूई उसे एक गंभीर चेतावनी देती है। वो समझाती है, याद रखना, ये डेमोन्स यानी राक्षस कभी किसी के सगे नहीं होते। अगर तुम उसके पीछे चलते रहे तो आज नहीं तो कल वो तुम्हें पूरी तरह चूसकर मार डालेगी। हीरो खामोशी से सुनता है, लेकिन मन ही मन जानता है कि अब उसके पास सिस्टम है और खेल बदल चुका है। और हवा में उड़ते हुए लू क्यूई एक बड़ा दावा करती है। वो कहती है कि बस इस बार उसे कोर फॉर्मेशन रल्म में पहुंचने दो, फिर वो उस लोमड़ी को चैलेंज करेगी, और अगर वो जीत गई तो उसके बाद से तुम मुझे फॉलो करोगे। तभी हम देखते हैं कि हीरो मौके का फायदा उठाता है। वो मासूम बनकर कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं आपकी ही शरण में रहूंगा। लेकिन बोलते बोलते वो लू क्यूई के कुछ ज्यादा ही करीब चिपक जाता है। लू क्यूई डैड का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो झल्लाकर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पास आ रहे हो, थोड़ा दूर रहो। हीरो बाहर से तो हंस रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़ा हुआ है। वो सोचता है कि ये औरत क्या कह रही है, मुझे फॉलो करोगे? क्या मैं कोई सामान हूं जिसे ये लोग आपस में बांट रहे हैं? उसे अपनी ये हालत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कुछ ही देर में वो लोग सेंट युआन डेमन सेक्ट के इनर सेक्ट वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। यहां का माहौल बाहर से काफी अलग और शानदार है। उनकी तलवार एक नीली रोशनी छोड़ते हुए नीचे उतरती है। कमरे में पहुंचकर लू क्यूई उसे अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि वो कोर फॉर्मेशन रल्म का ब्रेक थ्रू करने वाली है। अगर हीरो ने उसकी मदद की और सब कुछ स्मूथली हो गया तो वो इनाम में उसे एक वाइटैलिटी पिल देगी। हीरो भी तुरंत हामी भर देता है, क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों की सख्त जरूरत है। कमरे में पहुंचते ही लू क्यूई हमारे हीरो से कहती है कि तुम यहां बैठो, मैं जरा नहा कर आती हूं। लेकिन जरा हमारे हीरो झाओमू के चेहरे पर वो शरारती मुस्कान तो देखिए। वो हम्फ हम्फ करते हुए मन ही मन कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। उधर हम देखते हैं कि लू क्यूई अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए तैयार हो जाती है। पानी से भरे टब में बैठकर लू क्यूई अभी सोच ही रही होती है कि इस बार उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे हर हाल में ये काम पूरा करना ही होगा। वो अपने ख्यालों में खोई ही थी कि तभी छपाक पानी में एक बड़ा धमाका होता है। हमारे हीरो झाओमू ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो बिना पूछे सीधा उसके टब में कूद पड़ता है। लू क्यूई घबराकर चीख पड़ती है, ईक, क्या करना होगा? वो इतनी हैरान है कि उसे समझ ही नहीं आता कि ये अचानक क्या हुआ। और हीरो मजे लेते हुए पूछता है, क्या करना है बताओ? लू क्यूई हकलाते हुए पूछती है, तुम अचानक अंदर क्यों आ गए? इस पर झाओमू बड़े कॉन्फिडेंस से बहाना मारता है, वक्त बहुत कीमती है और साथ में नहाने से टाइम बचेगा। वाह भाई,
क्या लॉजिक लगाया है। फिर वो कहता है तो चलो शुरू करते हैं। अब दोनों पानी में एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लू क्यूई का चेहरा शर्म से लाल हो चुका है। हम देखते हैं कि पानी के अंदर ही उनकी जबरदस्त कल्टीवेशन शुरू हो जाती है। वहां ऊर्जा का एक बड़ा भंवर बन जाता है। हीरो तारीफ करते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर की 9yen मिस्टिक आर्ट सच में कमाल है। उधर लू क्यूई भी मानती है कि जूनियर ब्रदर का प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डोमिनेटिंग यानी हावी होने वाला है। कुछ देर बाद जब माहौल शांत होता है तो झाओमू पानी में रिलैक्स करते हुए एक बहुत बड़ी बात बोलता है। वो कहता है, फ्यू, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि सीनियर सिस्टर लू जो 9yen मिस्टिक आर्ट कल्टीवेट करती हैं वो असल में एक। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता और उनका राज खोलता, लू क्यूई शर्म के मारे पानी में अपना मुंह छुपा लेती है। उसकी हालत खराब है। वो दबी आवाज में कहती है, बस तुम्हें पता चल गया ना, अब इसे जोर से बोलकर सबको बताने की जरूरत नहीं है। लगता है हीरो को पता चल गया है कि वो इन मामलों में एकदम अनाड़ी है। हीरो भी मजे लेते हुए कहता है, ठीक है ठीक है। पानी में भीगी हुई लू क्यूई की आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही है। वो एक बहुत बड़ा राज खोलते हुए कहती है, मैं अगले महीने शादी करने वाली हूं। ये सुनते ही हीरो के होश उड़ जाते हैं, लेकिन झटका अभी बाकी है। वो आगे बताती है, जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है उसका नाम लॉन्ग तियानजियांग है। तुम्हें ये नाम जरूर पता होगा। हीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, क्या लॉन्ग तियानजियांग? अब हमें पता चलता है कि हीरो इतना डरा हुआ क्यों है। लॉन्ग तियानजियांग कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने 30 साल की उम्र से पहले ही नेसेंट सोल रल्म को पार कर लिया था। उसे सेंट युआन डेमन सेक्ट का पिछले 1000 साल का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। हीरो के पसीने छूट रहे हैं। वो सोचता है कि उस बंदे ने खुद से ही स्वॉर्ड इंटेंट यानी तलवार की शक्ति को समझ लिया है। वो उन गिने चुने लोगों में से है जो आसमान की ऊंचाइयों पर हैं। झाओमू अपना सिर पकड़ लेता है और बुरी तरह घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर इतने बड़े आदमी को पता चला कि मैंने उसे हरी टोपी पहना दी है, यानी उसकी होने वाली पत्नी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, तो मेरा क्या हश्र होगा। उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगती है। लेकिन तभी लू क्यूई उसे शांत करती है और एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। वो कहती है, चिंता मत करो, जब लॉन्ग तियानजियांग ने अतीत में एक प्राचीन तलवार की तकनीक कल्टीवेट की थी तो उसने अपनी नसों को नुकसान पहुंचा लिया था और वो एक यूनक यानी नपुंसक बन गया था। हीरो का रिएक्शन देखने लायक है। वो बस है कर पाता है। लू क्यूई डैश समझाती है कि जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी बाहर किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। फिर वो हीरो के सीने पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहती है, वैसे भी अगर मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंप देती? यहां माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है। हीरो उसकी आंखों में देखता है और भावुक होकर कहता है, सीनियर सिस्टर। और फिर हम देखते हैं कि दोनों पानी के अंदर एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं। अब उनके बीच का रिश्ता सिर्फ फायदे का नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर हो गया है। कहानी के इस हिस्से के अंत में हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर परछाई दिख रही है। हीरो अब पूरे जोश में है और कहता है, सीनियर सिस्टर अब बस ब्रेक थ्रू करने ही वाली हैं, तो चलो थोड़ी और मेहनत करते हैं। यानी वो लोग अपनी कल्टीवेशन जारी रखते हैं। लू क्यूई शर्माते हुए बस इतना ही कह पाती है, बेवकूफ कहीं के, और इसी के साथ रात गुजर जाती है। बिस्तर पर लू क्यूई तो एकदम बेहोश होकर पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। लेकिन हमारा हीरो झाओमू एकदम फ्रेश है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो सिस्टम की स्क्रीन को आते देख पूरे जोश में कहता है, आ रहा है। उसे पता है कि इनाम का वक्त हो गया है। और फिर होता है एक बड़ा धमाका। सिस्टम का नोटिफिकेशन बजता है और स्क्रीन पर लिखा आता है कि आपकी रेड यांग पावर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे 800 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी रेड यांग सेक्रेट बॉडी की पावर भी काफी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सीधा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। यार, ये तो कमाल ही हो गया। हम देखते हैं कि झाओमू के शरीर से सुनहरी आग निकल रही है और वो अपनी नई ताकत को महसूस करके खुद हैरान है। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचता है, इतने कम समय में मैंने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रल्म की दहलीज को पार कर लिया। अब उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वो जोश में सोचता है कि अगर इसी रफ्तार से उसकी तरक्की होती रही तो वो लॉन्ग तियानजियांग और उसकी पूरी लॉन्ग फैमिली से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। वो खुद से कहता है, बिल्कुल सही, अब उसे किसी का भी खौफ नहीं रहा। लेकिन रुको, हमारा हीरो यहां रोमांस में वक्त बर्बाद करने नहीं आया है। वो तो अपना फायदा देखने वाला बंदा है। वो तुरंत पलटता है और सोई हुई लू क्यूई को हिलाकर जगाने लगता है। वो बेशर्मी से कहता है, सीनियर सिस्टर उठो, मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? मतलब काम खत्म होते ही उसे अपने इनाम की पड़ी है।
बेचारी लू क्यूई नींद में ही कराह रही है। उसे तो अभी होश भी नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। झाओ मू हाथ में वो हरी शीशी पकड़े हुए है और लू क्यूई की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सच में कमाल हो, लेकिन अब मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है। तभी उसकी नज़र शीशी के अंदर जाती है और वो चौंक जाता है। वो देखता है कि इनाम में सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी 10 वाइटैलिटी पिल्स हैं। वो खुश होकर सोचता है कि सीनियर सिस्टर लू तो सच में बहुत दिलदार निकली। अब वो बिस्तर पर बैठा है और बगल में लू क्यूई गहरी नींद में सो रही है। बेचारी पूरी तरह थक चुकी है। तभी झाओ मू के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चालाक मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है, चूंकि मुझे अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए चीजें दूसरों को देनी ही पड़ती हैं, तो मैं पागलों की तरह बाहर जाकर किसी और को क्यों ढूंढूं, जब मेरा टारगेट मेरे बिल्कुल बगल में लेटा हुआ है। मतलब समझे आप, वो उन्हीं की दी हुई गोलियां वापस उन्हीं को खिलाकर अपना प्रॉफिट कमाने वाला है। वो चुपके से एक गोली निकालता है और सो रही लू क्यूई के होठों पर रख देता है। वो मन ही मन कहता है कि लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जैसे ही वो गोली उसके मुंह में डालता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, टिंग, आपने एक सेकंड ग्रेड वाइटैलिटी पिल दान की है। इसके बदले में 30 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ है और आपको मिलती है एक 3rd ग्रेड वाइटैलिटी पिल। हीरो का मुंह लटक जाता है। वो निराश होकर सोचता है, सिर्फ 30 गुना? यार, ये तो कुछ खास नहीं है। उसे उम्मीद थी कि कम से कम कोई बड़ा जैकपॉट लगेगा। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो हाथ में बची हुई बाकी गोलियां लेता है और सोचता है, अभी भी 9 मौके बाकी हैं। मुझे 10,000 गुना ना सही, लेकिन कम से कम 1,000 गुना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, है ना? अब वो एक के बाद एक गोलियां उसके मुंह में डालने लगता है। बेचारी लू क्यूई नींद में ही बड़ा ऊ की आवाजें निकाल रही है। उसका चेहरा लाल हो गया है क्योंकि उसे जबरदस्ती दवा खिलाई जा रही है। लेकिन हीरो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसे तो बस अपना इनाम चाहिए। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। सिस्टम की स्क्रीन चमक उठती है। टिंग, आपने 2nd ग्रेड वाइटैलिटी पिल दी है और इस बार 3000 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ है। बिस्तर पर लेटी हुई लू क्यूई के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और उधर हमारे हीरो के हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी गोली आ जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोश में चिल्लाता है, अरे वाह, उसे मिली है एक 7th ग्रेड मैरो क्लींजिंग पिल। दोस्तों, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये कल्टीवेशन की दुनिया का खजाना है। हीरो की आंखों में अब जीत की चमक है। उसका रिस्क लेना सफल हो गया। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि झाओ मू के हाथ में वो सुनहरी हरी चमकती हुई गोली है। वो खुश होकर कहता है, ये तो असल में एक मैरो क्लींजिंग पिल है। ये तो बहुत ही जबरदस्त माल है। वो हमें बताता है कि ये गोली न सिर्फ कल्टीवेटर की नींव पक्की करती है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंसान के रूट बोन एप्टीट्यूड यानी उसकी अंदरूनी काबिलियत को बढ़ा देती है। हीरो अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता है, मैं प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ हूं, जो आम इंसानों में तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस सेक्ट के असली जीनियस लोगों के सामने मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में एक आग है। वो ठान लेता है कि अगर उसे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो उसे अपनी हदों को तोड़ना ही होगा। वो बिना डरे उस गोली को मुंह में डाल लेता है। गोली खाते ही उसके शरीर में भूचाल आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके बदन से सुनहरी लपटें निकलने लगती हैं। वो दर्द और ताकत को महसूस करते हुए कहता है, इस दवाई की पावर बहुत ज्यादा है, मुझे जल्दी से इसे रिफाइन करना होगा। वो तुरंत ध्यान में बैठ जाता है ताकि वो इस ताकत को हजम कर सके। कुछ देर बाद सीन बदलता है। बिस्तर पर लेटी हुई लू क्यूई अपनी नाक बंद करके मुंह फेर लेती है और चिल्लाती है, तुम्हारे अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? छी, जल्दी जाओ और नहा लो। असल में उस गोली ने हीरो के शरीर की सारी गंदगी और अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया है। हीरो भी बेचारा सूंघता है और ऊह करते हुए नहाने भाग जाता है। अब हम देखते हैं बाथरूम का नजारा, जहां हीरो नहा रहा है। तभी अचानक लू क्यूई भी वहां आ धमकती है। पानी की बौछार के बीच हीरो अपने मस्कुलर शरीर और लंबे बालों के साथ खड़ा है। लू क्यूई उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। वो उसकी छाती पर हाथ रखकर चेक करती है और पूछती है, तुमने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रल में ब्रेक थ्रू कर लिया? क्या सच में उस ओरिजिन नर्चरिंग पिल का असर इतना अच्छा है? उसे गहरा शक हो रहा है। वो कहती है कि सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से शरीर इतना साफ और शुद्ध नहीं हो सकता। वो सीधे पूछती है, क्या तुमने कोई और गोली खाई है? हीरो के माथे पर पसीना आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सीनियर सिस्टर को बता दिया कि मुझे अचानक मैरो क्लींजिंग पिल मिल गई थी तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तुरंत बात को घुमाता है और बड़े शातिर अंदाज में कहता है, क्या ये हमारी डुअल कल्टीवेशन का नतीजा नहीं है? वैसे लगता है सीनियर सिस्टर लू अभी तक कोर फॉर्मेशन में सफल नहीं हो पाई हैं।
ये सुनते ही लू क्यूई शर्म से लाल हो जाती है और हकलाते हुए कहती है, तुम। लेकिन फिर वो पलटवार करती है। वो हीरो के करीब आती है और एक नशीली मुस्कान के साथ कहती है, जरूर, जूनियर ब्रदर ने पिछली बार पूरी मेहनत नहीं की होगी। चलो, सीनियर सिस्टर की एक बार फिर मदद करो, वो भी एकदम मुफ्त में। हीरो घबराकर कहता है, तुम पागल हो क्या? क्या मेरी जान लोगी? लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे परछाइयां एक हो जाती हैं। हीरो सोचता है कि चलो, ये भी इसलिए है ताकि सीनियर सिस्टर जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकें। और दोस्तों, नतीजा देखिए। बेचारी लू क्यूई की हालत खराब हो गई है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई हैं और वो बुरी तरह हाँफ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। काम खत्म होने के बाद झाओ मू अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। वो कहता है, सीनियर सिस्टर, आप आराम से ब्रेक थ्रू कीजिए, मैं पहले निकल रहा हूं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, टिंग, आपसे सफलतापूर्वक प्योर यांग एनर्जी ली गई है, जिससे 10 फोल्ड रिटर्न 10 गुना ट्रिगर हुआ है और आपकी रेड यांग पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। इस बार इनाम छोटा था क्योंकि उसने कोई वस्तु नहीं दी, बस सर्विस दी थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हीरो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा बल्कि हवा में उड़ रहा है। वो महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वो एक विलन वाली स्माइल के साथ सोचता है, तो ये है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रल्म की असली ताकत। मेरा बदन रुई जैसा हल्का लग रहा है। अब उसका अगला सपना है कि बस एक फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल जाए, फिर वो तलवार पर चढ़कर सातों समुंदर की सैर करेगा। उसका कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो झाओ मू अब आउटर सेक्ट मार्केट में पहुंच गया है। यहां वो एक दुकान पर खड़ा है और दुकानदार उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि हीरो ने दिल खोलकर खरीदारी की है। हीरो के हाथ में एक तलवार का बॉक्स है और उसमें से नीली रोशनी चमक रही है। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, इसका नाम है स्टार गार्डिंग स्लेयर। ये दूसरे ग्रह के उल्कापिंड के लोहे से बनी है और इसमें तारों की शक्ति सोखने की अद्भुत ताकत है, जो इसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। अब हीरो उस बॉक्स को पकड़कर सोचता है कि सिर्फ इस एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की कीमत 30,000 स्पिरिट स्टोन्स है। वो मन ही मन गणित लगाता है कि अगर वो इतनी महंगी चीज किसी को गिफ्ट करेगा तो रिटर्न सिस्टम से उसे इनाम में क्या मिलेगा। वो अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, ओए सुंदर लड़के, आखिरकार तू मेरे हत्थे चढ़ ही गया। हीरो चौंक कर पीछे मुड़ता है। सामने एक पहाड़ जैसा आदमी खड़ा है जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं। हीरो उसे तुरंत पहचान लेता है। न्यू टाई। हमें पता चलता है कि ये न्यू टाई आउटर सेक्ट का शिष्य है और हमारी उसी लोमड़ी सीनियर सिस्टर चू जियाओरन का बहुत बड़ा दीवाना है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां ये बेचारा चू जियाओरन को फूल देने की कोशिश कर रहा था। हीरो को याद आता है कि इसने पहले भी उसे परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन तब चू जियाओरन ने उसे बचा लिया था। लेकिन आज न्यू टाई बहुत गुस्से में है। उसका शरीर लाल गुस्से की आग में जल रहा है। हीरो डरने के बजाय खुश होता है। वो मन ही मन सोचता है कि न्यू टाई एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर है और उसके अंदर ऑक्स डेमन ब्लड लाइन यानी बैल राक्षस का खून है। अपनी नई ताकत आजमाने के लिए इससे बेहतर शिकार और कौन हो सकता है। न्यू टाई उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ता है। लॉर्ड न्यू ने सुना है कि तू फिर से सीनियर सिस्टर चू से मिला था, क्या ये सच है? हीरो बड़ी ढिठाई से बिना डरे जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर ये सच है? ये सुनते ही न्यू टाई का गुस्सा फूट पड़ता है। तू? अगले ही पल न्यू टाई चिल्लाता है, तो फिर मेरे लिए नरक में जा, और अपना विशाल मुक्का पूरी ताकत से हीरो की तरफ घुमाता है। उसका हाथ लाल ऊर्जा से चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो हीरो का सिर कुचल देगा। लेकिन तभी एक जबरदस्त सीन होता है। हीरो ने बड़ी आसानी से सिर्फ एक हाथ से उसके उस जानलेवा मुक्के को रोक लिया है। दोनों के बीच ऊर्जा का टकराव होता है। हीरो मुस्कुराते हुए उसे और चिढ़ाता है, माफ करना, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे अपनी ये जान प्यारी है, क्योंकि मुझे अभी सीनियर सिस्टर चू के साथ और भी मजे करने हैं। न्यू टाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो हकलाते हुए कहता है, तूने भी असल में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रल्म हासिल कर लिया। वो बैल जैसा राक्षस न्यू टाई गुस्से से पागल हो रहा है। वो चिल्लाता है, सिर्फ ब्रेक थ्रू करने से तू मेरे बराबर नहीं हो जाता, और अपनी पूरी ताकत लगाकर हीरो पर हमला बोल देता है। उसके मुक्कों में इतनी ताकत है कि हवा भी चीरने लगती है। लेकिन हमारा हीरो झाओ मू तो जैसे हवा से बातें कर रहा है। वो बड़ी आसानी से इधर उधर होकर उसके वार से बचता है और मजे लेते हुए कहता है, ताकत तो ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारी स्पीड बहुत कम है। इससे पहले कि न्यू टाई कुछ समझ पाता, हीरो उसे चुप कराते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। हीरो मन ही मन खुश होता है कि उसकी रेड यांग सेक्रेट बॉडी सच में कमाल की है। उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और वो आउटर सेक्ट के टॉप 100 शिष्यों में आने वाले न्यू टाई को बच्चों की तरह पीट रहा है।
अब हीरो का खेल खत्म करने का मूड है। वो कहता है ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए और एक ही वार में न्यू टाई को धूल चटा देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि न्यू टाई सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। अपने लीडर को पिटता देख उसके चमचे घबरा जाते हैं। एक चिल्लाता है, बॉस आप ठीक तो हैं? उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी एक चमचा धमकी देते हुए कहता है, तूने बॉस न्यू को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे नहीं पता कि सेक्ट में न्यू परिवार का कितना बड़ा रुतबा है? हीरो डरने के बजाय मुस्कुराता है और कहता है, अरे तुमने तो मुझे बहुत अच्छी बात याद दिला दी। और वो अपनी नई खरीदी हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड हवा में उड़ा देता है। वो कहता है, जाओ। तलवार बिजली की रफ्तार से जाकर उस चमचे के कपड़ों को दीवार से टांग देती है। वो डर के मारे चीख पड़ता है, ईक, ये क्या मतलब हुआ? हीरो बड़े ही रईस अंदाज में कहता है, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की है। इसे तुम्हारे बॉस के इलाज का खर्चा समझो और रख लो। मतलब वो लड़ते लड़ते भी अपना सिस्टम ट्रिगर करने का मौका नहीं छोड़ रहा। और तभी नोटिफिकेशन आता है, टिंग, आपने सेकंड ग्रेड की तलवार दान की है जिससे 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ है। हीरो के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकती है और उसे मिलती है 5th ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड माइनस हेवनली स्टार हंटर। हीरो तलवार को देखता है और थोड़ा नखरे दिखाते हुए सोचता है, सिर्फ 5वें ग्रेड की? चलो काम चल जाएगा। अब तो उसकी रईसी का लेवल ही अलग है। इसके बाद सीन बदलता है। हीरो बाजार में खड़ा है कि तभी उसे 2 गुंडे घेर लेते हैं। वो पीछे से हमला करने की फिराक में हैं। वो दोनों हवा में कूदकर हीरो पर हथियारों से वार करते हैं। हीरो बिना पलटे ही उनकी हरकत भांप लेता है और ठंडे दिमाग से कहता है, बेवकूफ लोग, अब मुझे बेरहम होने के लिए मत कोसना। हीरो अपनी काली और खौफनाक ऊर्जा छोड़ता है, लेकिन तभी अचानक एक नीली रोशनी की तलवार हवा को चीरते हुए आती है। सटाक! वो दोनों गुंडे दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके हथियार टूट चुके हैं। वो घबराकर इधर उधर देखते हैं, कौन है, किसने हम पर छुपकर वार किया? तभी वहां एक नई और दमदार एंट्री होती है। ये है मू ज्यूलिंग। वो अपनी तलवार को वापस म्यान में रखते हुए रॉब से कहती है, तुम लोग पहले हमला करके अब शिकायत कर रहे हो? कितनी बेशर्म बात है। हम देखते हैं कि मू ज्यूलिंग दिखने में बेहद खूबसूरत और खतरनाक है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होकर कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोगों ने पहले छुपकर हमला किया था। लगता है हीरो को एक नई मददगार मिल गई है या शायद कोई नई मुसीबत। वो खतरनाक लड़की मू ज्यूलिंग हमारे हीरो झाओ मू के सामने खड़ी है। उसके पीछे एक लाल रंग की जादुई तलवार हवा में तैर रही है, जो देखने में ही खौफनाक लग रही है। वो हीरो को डांटते हुए कहती है, झाओ मू, क्या तुम थोड़े ज्यादा लापरवाह नहीं हो गए? फिर वो उन गुंडों की तरफ मुड़ती है और उन्हें एक बहुत ही कड़ा सबक सिखाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब दुश्मनों से निपटो तो सिर्फ ऊपर से मत काटो, बल्कि घास को जड़ से उखाड़ फेंको। मतलब दुश्मन को कभी जिंदा मत छोड़ो। वो गुंडे उसे पहचान नहीं पाते और अकड़ते हुए पूछते हैं, ए लड़की, तू है कौन जो हमें ज्ञान दे रही है? तुझे पता है हमारा बॉस कौन है? अब वो अपना परिचय देती है एकदम धाकड़ अंदाज में। वो सीना तान कर खड़ी होती है और कहती है, मेरा नाम मू ज्यूलिंग है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? जैसे ही वो ये नाम सुनते हैं, उन गुंडों के तोते उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए कहते हैं, मू ज्यूलिंग, ये तो इनर सेक्ट की सीनियर सिस्टर हैं। उनका सारा नशा उतर जाता है। वो तुरंत वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं और सारा इल्जाम अपने बॉस पर डालते हुए चिल्लाते हैं, भागो, ये सब बॉस न्यू ने करवाया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मू ज्यूलिंग उन्हें भागता देख चिढ़कर कहती है, हाँ, डरपोकों की टोली। दुश्मनों के भागने के बाद मू ज्यूलिंग अचानक पलटती है और झाओ मू की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में कहती है, और तुम? हमारा हीरो बेचारा हैरान होकर खुद की तरफ इशारा करता है और मासूमियत से पूछता है, मैं? उसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसकी शामत क्यों आई है। लेकिन अगले ही पल जज्बात एकदम बदल जाते हैं। वो गुस्से के बजाय उसे अचानक अपने गले लगा लेती है और इतना जोर से दबाती है कि हीरो का चेहरा उसकी छाती में पूरी तरह दब जाता है। वो बड़े अधिकार से कहती है, क्या तुम भूल गए? अगर भविष्य में कोई मुसीबत आए तो बस मेरा नाम ले लेना। हीरो का तो जैसे दम ही घुटने वाला है, वो बस ऊह की आवाज निकाल पा रहा है। अब मू ज्यूलिंग का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए और नखरे दिखाते हुए कहती है, शुक्र मनाओ कि मैं इस बार यहां थी, वरना अगर तुम मर जाते तो मुझसे शादी करने के लिए कौन बचता? ये सुनकर हीरो मन ही मन फ्लैशबैक में जाता है। वो सोचता है कि जब से उसने सेक्ट ज्वाइन किया है, ये लड़की उसे घूर रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि बाकी लड़कियों की तरह ये उसकी प्योर यांग पावर या कल्टीवेशन के पीछे नहीं पड़ी है। ये तो बस उसके हैंडसम चेहरे और लुक्स पर फिदा है। हीरो भी मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसता है।
हम देखते हैं कि एक तरफ तो ये मू ज्यूलिंग हाथ में तलवार लिए एकदम खूंखार लग रही है, जैसे सेंट युआन डेमन सेक्ट की असली और खतरनाक शिष्या हो। उसकी आंखों में वो डर है जो किसी को भी कपा दे। लेकिन अगले ही पल उसका रूप एकदम बदल जाता है। वो शर्माते हुए एक प्यारी सी बच्ची की तरह हीरो के गाल खींचने लगती है। उसकी आंखों में प्यार उमड़ रहा है और वो बड़े हक से कहती है, मेरा होने वाला पति किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। हीरो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। इसके बाद मू ज्यूलिंग उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए कहती है, मेरे साथ चलो। वो दोनों वहां से भागते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो लोग हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हीरो हैरान होकर देखता है कि मू ज्यूलिंग उसे लेकर आसमान चीरते हुए जा रही है। हीरो मन ही मन सोचता है, इतनी ऊंचाई पर उड़ना, वो भी बिना किसी सहारे के। ये तरीका तो सिर्फ कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर्स के पास होता है। हीरो के पसीने छूट रहे हैं। वो सोचता है कि आखिर इस लड़की का कल्टीवेशन लेवल क्या है। ये तो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। फिर वो लोग लाल रोशनी के बीच एक पहाड़ी इलाके में उतरते हैं। हीरो वहां की हवा को महसूस करता है और चौंक जाता है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत जबरदस्त है। क्या ये इस सेक्ट की कोई खास पवित्र जगह है? तभी मू ज्यूलिंग एक लकड़ी के घर की तरफ इशारा करती है और कहती है, अंदर आओ, ये मेरा घर है। हीरो हैरान होकर पूछता है, तुम यहां रहती हो? अंदर का नजारा तो और भी अलग है। पूरा कमरा किताबों से भरा पड़ा है। वो बताती है कि जब भी वो थक जाती है या उसे फुर्सत मिलती है, वो यहां आकर किताबें पढ़ती है और सोती है। और फिर वो एक छोटी बच्ची की तरह उछलकर सीधा अपने बिस्तर पर कूद जाती है। बिस्तर पर लेटते ही उसका अंदाज फिर बदल जाता है। वो अपने लंबे पैर दिखाते हुए बड़े ही कातिलाना और नशीले अंदाज में हीरो को बुलाती है, वहां बुतों की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी यहां आओ ना। हीरो की हालत खराब हो जाती है। वो अपना पसीना पोंछते हुए मन ही मन कहता है, देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना। मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत ही कमजोर है। लेकिन मू ज्यूलिंग तो बस मजे ले रही है। वो उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे बड़े प्लेबॉय, तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदी बातें ही क्यों चलती रहती हैं? और हम देखते हैं कि वो अपने तकिए के नीचे से कुछ निकाल रही है। हीरो सोच रहा था कि रोमांस होगा, लेकिन मू ज्यूलिंग उसे 2 पुरानी किताबें पकड़ा देती है और कहती है, ये लो। हीरो उन किताबों को देखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पढ़ता है, ट्रू चैप्टर ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल और 1QE मिस्टिक हार्ट स्वॉर्ड आर्ट। ये तो वही तकनीकें हैं जिनकी उसे सख्त जरूरत थी। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्वॉर्ड कंट्रोल या तलवार चलाने की तकनीक कल्टीवेट करनी है? मू ज्यूलिंग बिस्तर पर बैठी हुई हंसती है और कहती है, हाँ, तुमने अभी अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है और फिर पागलों की तरह बाजार जाकर फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदी, तो जाहिर सी बात है कि तुम तलवार चलाना ही सीखना चाहते होंगे ना? मतलब लड़की ताकतवर भी है और होशियार भी। कहानी में एक मजेदार सीन आता है। मू ज्यूलिंग अपनी रईसी दिखाते हुए हीरो को एक और धमाकेदार गिफ्ट देती है। वो कहती है, अरे हाँ, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड भी मैं तुम्हें ही दे रही हूं। हीरो के हाथ में एक लाल रंग का बॉक्स है और वो हैरान है। मू ज्यूलिंग उसे बताती है कि ये एक 4th ग्रेड की कोल्ड एट्रीब्यूट वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड है जिसका नाम है फ्रॉस्ट फॉयल। वो हीरो को छेड़ते हुए बड़े ही नशीले अंदाज में कहती है, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे अंदर प्योर यांग की आग कुछ ज्यादा ही भड़क रही है। ये ठंडी तलवार तुम्हारी उस बुरी आग को शांत करने के लिए बिल्कुल सही रहेगी, ताकि तुम दिन भर गंदी बातों के बारे में न सोचते रहो। मतलब वो उसे तलवार भी दे रही है और इनडायरेक्टली ताना भी मार रही है। हीरो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ख्याल रखने वाली है। मू ज्यूलिंग आगे कहती है, ठीक है, तुम यहीं रुको और कुछ दिन आराम से स्वॉर्ड कंट्रोल की कल्टीवेशन करो। बाकी तुम्हारे आउटर सेक्ट के शिष्य बनने का काम मैं खुद संभाल लूंगी। जब वो जाने लगती है तो हीरो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, ए लड़की, तुम आखिर हो कौन? मू ज्यूलिंग दरवाजे के पीछे से मुड़कर देखती है और एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ बम फोड़ती है। वही इंसान जिससे तुम आज नहीं तो कल शादी करोगे। और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद हीरो हंसते हुए सोचता है, ये छोटी बच्ची सच में फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि अभी रोमांस का वक्त नहीं है, स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हीरो पूरी शिद्दत से साधना में जुट गया है। कमरे में जादुई मंत्र हवा में तैर रहे हैं और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसके चारों तरफ एक पीली रोशनी का घेरा बन गया है। लेकिन कुछ देर बाद धड़ाम, हीरो जमीन पर गिर पड़ता है। वो बुरी तरह हाँफ रहा है और पसीने से तर है। वो परेशान होकर चिल्लाता है, अरे यार, मैंने तो मैरो क्लींजिंग पिल खाई थी अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, फिर भी ये स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना इतना मुश्किल क्यों है? तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है, उस गोली ने सिर्फ मेरे शरीर की काबिलियत बढ़ाई थी,
लेकिन मेरी कॉम्प्रिहेंशन यानी चीज़ों को समझने की दिमागी शक्ति तो अभी भी वैसी ही है। मतलब बॉडी बन गई पर दिमाग अभी भी ट्यूबलाइट है। हीरो निराश होकर बैठ जाता है। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास सिस्टम तो है, लेकिन अगर मेरा दिमाग ही कमजोर रहा और मैं कल्टीवेशन जारी नहीं रख पाया तो मैं तो रो रो कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र कमरे में घूम रहे एक छोटे से जानवर पर पड़ती है। ये एक प्यारा सा डीमन बीस्ट है जो बकरी जैसा दिखता है और मजे से पत्तियां चबा रहा है। हीरो उसे घूर कर देखता है। हाँ? हीरो के दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ उस जानवर के पास जाता है और सोचता है, अगर मैं अपनी ऊर्जा किसी को देता हूं तो वो देना माना जाता है, तो अगर मैं अपना ज्ञान और समझ किसी को दूं तो क्या वो भी देना नहीं हुआ? वो उस बेचारे जानवर को पकड़ लेता है और कहता है, छोटे दोस्त, तुम बहुत बोर हो रहे हो ना? चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। बेचारा जानवर डर के मारे कांपने लगता है। उसे पता है कि उसकी शामत आ गई है। और फिर होता है असली तमाशा। हीरो उस जानवर का कान पकड़कर उसे जबरदस्ती गणित के पहाड़े यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल रटाना शुरू कर देता है। 3 गुना 4 12 होते हैं, 4 गुना 5 20। बेचारा जानवर चकरा गया है, उसकी आंखों में गोल गोल चक्री घूम रही है। लेकिन तभी टिंग, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। बधाई हो, आपने एक डीमन बीस्ट को ज्ञान दिया है और उसे पढ़ाया है। इससे 100 फोल्ड रिटर्न यानी 100 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ है और इनाम के तौर पर होस्ट की कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हीरो हैरानी और खुशी से चिल्ला उठता है, अरे वाह, ये तरीका तो सच में काम करता है। अब उसका दिमाग सुपरफास्ट कंप्यूटर बन चुका है।